हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई कर रहे थे क्लास 12 झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए, जो बोर्ड का एग्ज़ाम अभी होना है, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन शुरू किए थे और हेलो एल्केन के बारे में बात किए थे, हेलो एरिन के बारे में बात किए थे, नॉमेनक्लेचर उनका देखे। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग उसका देख लिए थे, जो इस बार के सिलेबस में था। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का, और उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। एंड देन वी विल गो अक्रॉस हेलो एरिन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग दो चीज़ों पर ध्यान देंगे, बाकी चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना अभी एग्जाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो दो चीज़ पर बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड अनदर वन इज सॉल्युबिलिटी। इन दो चीज़ों पर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी। चलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड्स आर हायर देन दोज ऑफ एल्केन। एल्केन से ज़्यादा होते हैं, और कौन से एल्केन से? विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। वैसे एल्केन जिनके पास कार्बन एटम की संख्या सेम है और हमारे पास एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ग्रेटर होता है। क्यों ग्रेटर होता है? एल्केन में कोई डाइपोल नहीं होता है, वो नॉन पोलर होता है, जबकि एल्किल हैलाइड हमारा क्या हो जाता है? पोलर, जिसके कारण इसके पास दो चीजें आ जाती है, एक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कर लेता है ये, और वंडर वॉल अट्रैक्शन भी इसमें ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एल्किन। एल्किन के तुलना में वंडर वॉल अट्रैक्शन भी ज्यादा है, इसलिए एल्किल हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा हम लोग देखने चल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ एटॉमिक वेट ऑफ हैलोजन। जैसे जैसे आप हैलोजन का एटॉमिक वेट बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि सेम एल्किल ग्रुप आप ले लिए हैं, तो RF का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इसके बाद ज़्यादा होगा R किसका? Cl का, इससे ज़्यादा होगा R Br का, और इससे ज़्यादा होगा R I का। जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम का वेट बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन एटम का वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। मान लीजिए कि कोई आइसोमर्स आप देख रहे हैं, तो आइसोमर्स में प्राइमरी एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा सेकेंडरी वाले का, और सबसे कम होगा टर्शियरी वाले का। तो ये रहा हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आते हैं सॉल्युबिलिटी पर। तो एल्किल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, नहीं घुलते मिलते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए दो ही कंडीशन है कि भाई हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। वाटर के साथ तो है, लेकिन एल्किल हैलाइड में ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए एल्किल हैलाइड्स जो हैं वह वाटर में कैसे हैं? इनसॉल्युबल हैं। हम लोग बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जो एल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग को देखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला केमिकल प्रॉपर्टी आपको देखना है, दो ही केमिकल प्रॉपर्टी देखना है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और दूसरा वाला उड्स रिएक्शन है, जो कि मेटल के साथ सोडियम के साथ रिएक्शन है। इजी सा रिएक्शन है, लेकिन आने के चांसेस रहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले नाम को जान लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक दैट मीन्स सर न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये NU से दिखाते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल को। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को हटाया जाएगा और उसके जगह पर कौन बैठेगा? न्यूक्लियोफाइल बैठेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन होगा किसका? न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन में जो हमारे पास होते हैं, इसको हम लोग बोलते, देखिए एल्किल ग्रुप के साथ L लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ये देखिए, ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया सर हम लोग का? ये न्यूक्लियोफाइल। तो सबस्ट्रेट में देखिए एल्किल ग्रुप और कौन है? लिविंग ग्रुप। कौन कौन है? एल्किल ग्रुप सर, और कौन है? लिविंग ग्रुप। एल्किल ग्रुप और लिविंग ग्रुप में लिविंग नाम ही इसलिए दिया गया है कि उसको छोड़ के जाना है, और उसकी जगह पर किसका सब्स्टिट्यूशन होगा? न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो देखिए लिविंग ग्रुप गया यहां से, R के साथ NU जुड़ गया, और लिविंग ग्रुप बचा हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है, माइनस साइन के साथ रहता है। इसमें बेसिकली आपको दो चीजों को जानना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक बार में एक ही मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, और बाई मॉलिक्यूलर मतलब एक ही बार में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आ जाएंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं SN1 रिएक्शन, एंड देन हम लोग चलेंगे SN2 रिएक्शन के पास। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? दो ही कंडीशन होता है, एक लिविंग ग्रुप इज इजेक्टेड फर्स्ट। भाई लिविंग ग्रुप पहले छोड़ करके चला जाए, लिविंग ग्रुप पहले छोड़ करके चला जाए, तो क्या होगा? लिविंग ग्रुप चल जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, भाई कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद दूसरा क्या होगा? देन न्यूक्लियोफाइल अटैक। उसके बाद कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो देखिए RL में से लिविंग ग्रुप छोड़ करके चला गया, ये स्लो स्टेप होता है, R+ बना, कार्बोकैटायन बना और लिविंग ग्रुप निकल गया।
अब इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सेकेंड स्टेप में अटैक करेगा, जो कि कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है। कैसा स्टेप है, फास्ट, ये तुरंत होता है। जैसे ही लिविंग ग्रुप निकल के गया, न्यूक्लियोफाइल तुरंत क्या करता है, झट से अटैक कर देता है और क्या बनाता है, RNU प्रोडक्ट बनाता है। अब इसमें भी सर चूंकि कार्बोकैटायन बनना है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन में आपको पढ़ाया गया होगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब ऐसा कार्बोकैटायन, किसी C पर इधर से भी एल्किल ग्रुप है, इधर से भी एल्किल ग्रुप है, इधर से भी एल्किल ग्रुप है और इसके पास प्लस चार्ज है, तो तीनों तरफ से इसके सपोर्ट में लोग रहते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उससे कम स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे कम होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे कम होता है मेथिल कार्बोकैटायन। तो मेथिल कार्बोकैटायन में तो SN1 का होना एकदम संभव ही नहीं है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में होगा रिएक्टिविटी में, उससे कम रेट से 2 डिग्री में, उससे कम रेट से 1 डिग्री में, और सबसे कम रेट से मेथिल हैलाइड में होता है। किसमें होता है, मेथिल हैलाइड में होता है, जिसको हमने नहीं लिखा है। चलिए देखिए एक एग्जांपल, हमने 3 डिग्री लिया है, कितना डिग्री ये एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री। कैसे सर, कार्बन के साथ एक इधर से कार्बन वाला ग्रुप, एक इधर से कार्बन वाला ग्रुप और एक इधर से कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री है ये। यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन मेरा क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। ये देखिए हमारा ये हो गया R, ये क्या हो गया R, और ये क्या हो गया हमारा L, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप छोड़ के गया होगा, उसके बाद ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है। क्या है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही ब्रोमीन निकल के जाएगा OH उसका जगह ले लेगा और इस तरीके से आपको एक अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा और ब्रोमीन यहां से चला जाएगा, ठीक है। अब ये सर होता कैसे है, ये देखिएगा। मान लीजिए कि जब हम यहां पे लिखते हैं SN1 हम लोग का हो ही गया है, जैसे ही ब्रोमीन छोड़ करके गया होगा तो ये ऐसा कुछ बन गया होगा, CH3, इधर CH3 और इधर CH3, इसका एक p ऑर्बिटल खाली रह गया होगा जिस पर प्लस चार्ज है। भाई इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है और उसी पर कौन अटैक करता है, OH माइनस इसी में अटैक करके और कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, ये वाला प्रोडक्ट बनाता है। इस तरीके से इसमें रिएक्शन होता है। जबकि SN2 में दोनों चीजें एक ही साथ होती हैं। देखिएगा कैसे, लिविंग ग्रुप इजेक्टेड एट द सेम टाइम एज न्यूक्लियोफाइल अटैक। लिविंग ग्रुप उसी समय लिविंग ग्रुप उसी समय छोड़ करके जाता है जब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, ठीक। जैसे देखिए न्यूक्लियोफाइल है, RL है, क्या हुआ, पहला स्टेप स्लो है, क्या होता है कि ये अटैक करता है एक तरफ से और एक तरफ ये छोड़ के जाने की तैयारी करता है, इसलिए डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाए हैं न्यूक्लियोफाइल को R से कनेक्शन और R का न्यूक्लियोफाइल से कनेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। भाई चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और ये स्लो स्टेट होता है, स्लो स्टेट। अगली बार में जैसे ही ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है, ट्रांजिशन स्टेट आता है, तुरंत फास्टली क्या होता है, लिविंग ग्रुप छोड़ करके चला जाता है और न्यूक्लियोफाइल R के साथ जुड़ जाता है। अब यहां पे एक खास बात क्या है कि भाई इस न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटी था, राइट साइड से भी अटैक करने के लिए और लेफ्ट साइड से भी अटैक करने के लिए, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। लेकिन यहां पे वैसा नहीं है, अगर एक साइड से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है तो दूसरे तरफ से लिविंग ग्रुप छोड़ करके जाएगा, तो जिधर से लिविंग ग्रुप छोड़ करके जाएगा उधर न्यूक्लियोफाइल कभी भी नहीं आएगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन से। जैसे देखिएगा ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया OH माइनस, ये हमारा एक 1 डिग्री है। हाँ, यहां पे चूंकि दोनों काम साथ में होना होता है भाई, अटैकिंग भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी और लिविंग ग्रुप को छोड़ के जाना भी, दोनों काम अगर एक साथ होता है तो 1 डिग्री में या फिर कहें मेथिल हैलाइड में, इससे भी ज्यादा 1 डिग्री से भी ज्यादा किसमें कह सकते हैं आप, मेथिल हैलाइड। किसमें सर, मेथिल हैलाइड में, ठीक है। मेथिल हैलाइड में छोटे छोटे ग्रुप रहते हैं तो इधर हिंड्रेंस कम रहता है, जगह खाली रहता है। 1 डिग्री आ जाएगा थोड़ा सा जगह भर जाएगा, 2 डिग्री आ जाएगा तो 2 कार्बन वाले ग्रुप बल्कि ग्रुप आ जाएंगे, 3 डिग्री में 3 बल्कि ग्रुप आ जाते हैं, तो चांसेस कम हो जाते हैं रिएक्शन के होने के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेथिल हैलाइड में रिएक्शन फास्ट रेट से होता है, उससे कम प्राइमरी में, उससे कम सेकेंडरी में एंड देन टर्शियरी में। टर्शियरी में कहिए तो SN2 मैकेनिज्म नहीं देता है। तो ये देखिए OH माइनस है और ये हमारा क्या है, मेथिल ब्रोमाइड है। एक साइड से इधर से देखिए, इधर से OH अटैक किया है बैक साइड से, तो यहाँ OH जुड़ा और Br, ये वाला बॉन्ड फ्रंट वाला होता है और ये वाला बॉन्ड पीछे वाला होता है। एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट आएगा, ट्रांजिशन स्टेट में ब्रोमीन छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है और ये अटैक कर रहा है, और जैसे ही अगला स्टेप में ये छोड़ के जाता है तो तुरंत इन्वर्जन हो जाता है प्रोडक्ट का। क्या हो जाता है, इन्वर्जन। यहां वाला जो इसकी तरफ वाला है, इसकी तरफ वाला ये तुरंत पीछे बैक साइड में, उस साइड में चला जाता है पीछे की ओर, और सामने वाला जो है
सामने दिखाई देता ही है हम लोगों को। तो OH जो है अपोजिट साइड से यहाँ पे जुड़ता है। याद रखिएगा SN1 और SN2 मैकेनिज्म में दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनता है, दोनों में प्रोडक्ट सेम ही बनता है, लेकिन होने का तरीका क्या है, अलग अलग है। SN1 सबसे ज्यादा किस रेट में, किस में होगा, 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में होगा। और SN2 जो है सबसे ज्यादा मेथिल हैलाइड में, उसके बाद 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद कौन सा में, 3 डिग्री में होता है। तो ये हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन हम लोग का जो है केमिकल प्रॉपर्टी में जो पढ़ना है इस बार, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या कहता है, सुनिए। वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटालिक सोडियम के साथ। सर किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटालिक सोडियम। एक मीडियम देते हैं हम लोग, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति में कह सकते हैं कैटलिस्ट है वहां पे। और क्या बनाता है, फॉर्मेशन किसका होता है, एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या बनता है, एक ऐसा एल्केन बनता है जिसमें इवन कार्बन एटम होगा, या तो 2 कार्बन होगा, या 4 कार्बन वाला एल्केन बनेगा, या 6 कार्बन वाला एल्केन बनेगा, या 8 या 10 वाला एल्केन बनेगा। मैंने सीधा सीधा ड्राई ईथर की उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करके एल्केन बनाता है, ठीक है, जिसमें कार्बन का संख्या बढ़ जाता है और कार्बन का संख्या कितना होता है, इवन नंबर में होता है। चलिए एक एग्जांपल देखिएगा क्या होता है। मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 और आयोडीन है और आप सोडियम दिए हैं, इसको क्या दिए हैं, सोडियम। तो ये भी 2 लेना पड़ता है हम लोग को और ये भी 2 लेना पड़ता है। क्या होता है कि सोडियम जो है आयोडीन को लेकर के सर सोडियम आयोडाइड बना देता है, Na का फॉर्मेशन कर देता है। ये तो समझ में आ रहा होगा, 2 सोडियम और 2 एल्किल आयोडाइड में, या कह सकते हैं एथिल आयोडाइड है तो 2 सोडियम और 2 आयोडीन, 2 सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ क्या बनेगा, CH3 CH2 एक का और दूसरे का भी CH3 CH2 आपस में जुड़ करके CH3 CH2, ये देखिए एक का और दूसरे का CH2 CH3 एक एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कार्बन का संख्या बढ़ गया और कार्बन काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन का। अगर यहाँ 1 कार्बन भी होता तो 1 और 1 मिलकर के यहाँ पे 2, यहाँ 3 होते तो 3 और 3 मिलकर के 6 होता। इस रिएक्शन में होता क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या आपको दे देना है, ड्राई ईथर। क्या देना है सर, ड्राई ईथर। अब देखिएगा मैकेनिज्म, ये रिएक्शन होता कैसे है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले CH3 और CH2I, एक 2 में से एक जो है वो दोनों सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, CH3 CH2, एक सोडियम यहां जुड़ जाता है तो ये Na, और दूसरा वाला क्या बना लिया, एक और सोडियम जो था आयोडीन के साथ सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन किया। किस चीज का फॉर्मेशन किया, सोडियम आयोडाइड का। अब देखिए सोडियम है मेटल और कार्बन है नॉन मेटल। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा है तो कार्बन पर आ जाता है माइनस और सोडियम पर आ जाता है प्लस चार्ज। अगले स्टेप में अब ये काम आने वाला है, ये जो है हमारा CH3 CH2 और इसके साथ जो सोडियम जुड़ा है यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे माइनस। ये 2 मॉलिक्यूल हमने लिया था, एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हुआ है। दूसरा वाला अब काम आएगा CH3 CH2 और आयोडीन जो था ये यहां से इस पर अटैक कर देता है, तो भाई ये इसको लेकर के निकल जाएगा I माइनस। तो यहां से कौन निकलेगा, सोडियम प्लस Na प्लस और I माइनस क्या बना देंगे, एक और सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक और एक टोटल कितने सोडियम आयोडाइड हो गए, 2 सोडियम आयोडाइड हो गए, मिल गया हमको। अब देखिए CH3 CH2 के साथ कौन जुड़ गया, CH2 CH3, तो क्या बना सर CH3 CH2, इसके साथ जुड़ा CH2 CH3। इस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग का कौन सा रिएक्शन हुआ, वुड्स रिएक्शन। अब हम लोग देखने चलते हैं हैलो एरिन। हैलो एरिन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना हम लोग को, स्टैंड मेयर रिएक्शन से हम लोग को हेलो एरिन बनाने का या एरिल हैलाइड बनाने को देखना है। सबसे पहले तो हेलो एरिन होता क्या है, तो हम लोग के पास एक बेंजीन रिंग होगा और उसमें क्या जुड़ा रहेगा, हैलोजन। इसी को हम लोग को बनाने चलना है। तो स्टैंड मेयर रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, एक एनिलीन ले लेते हैं, एनिलीन, ठीक है। और एनिलीन को एसिडिक मीडियम में, ठीक, वो भी ठंडा एसिडिक मीडियम में, टेम्परेचर आप देख सकते हैं 298 केल्विन होता है रूम टेम्परेचर, है ना। तो 278 ही है और 273 ही है, मतलब ठंडा लेना है, थोड़ा सा कोल्ड। और सोडियम नाइट्राइट लेना है। इसके उपस्थिति में, इसके प्रेजेंस में एनिलीन जो है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड बनाता है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसके जगह HX ले लेंगे तो यहाँ पे क्या, सॉरी HCl ले लेंगे तो इस जगह पर क्या जुड़ जाएगा,
X की जगह पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। HBr ले लेंगे तो X की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, हैलाइड की जगह क्लोरीन अगर लिया हमने तो क्लोराइड बनेगा। मेन हमारा इससे काम है, रिएक्शन हमारा सैंडमेयर ये वाला है, न कि ये वाला। इसका फॉर्मेशन चूंकि इसका यूज होता है तो थोड़ा सा इसको बता दिया गया। मेन आपका रिएक्शन यहां से है, ये देखिए बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड जो है क्यूप्रस हैलाइड के साथ, किसके साथ, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, नाइट्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होता है, और जो भी आप इस जगह पे लेंगे X, वो X इस जगह पे जुड़ जाता है और ये X बाहर निकल जाता है, इसके साथ आ जाता है। अगर आप क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन जुड़ेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन जुड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा इस मेथड से, क्यूप्रस हैलाइड से हम लोग सिर्फ बेंजीन क्लोराइड और बेंजीन ब्रोमाइड ही बना सकते हैं। सिर्फ क्या बना सकते हैं, बेंजीन क्लोराइड और बेंजीन ब्रोमाइड ही बना सकते हैं। अगर हम लोग को आयोडाइड बनाना होगा, सबसे पहले तो इनका एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपने ले लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया है, और जब आप इसको Cu2Cl देंगे, Cu2Cl2 देंगे तो ये बनेगा बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा हमारा, Cl, और कौन निकल के जाएगा, नाइट्रोजन गैस। अगर आप इसको Cu2Br दे देंगे, Br2, तो ये क्या बनाएगा, यहां से ब्रोमीन जुड़ जाएगा और साथ में कौन गैस निकल कर जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल करके जाएगा। इस तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन जब आयोडीन ऐड करना होगा तो याद रखिएगा, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाते रहें, तो आपको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीटमेंट कराना होगा। किसके साथ हम लोग को ट्रीटमेंट कराना होगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीटमेंट कराएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब ट्रीटमेंट होगा तो नाइट्रोजन गैस तो निकलेगा ही निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा, साथ में क्लोरीन और पोटेशियम मिलकर के क्या बनाएंगे, KCl बनाएंगे, और बेंजीन के साथ आपका क्या जुड़ जाएगा, सर बेंजीन के साथ हम लोग का आयोडीन जुड़ जाएगा। लेकिन जब हम लोग को फ्लोरीन ऐड करना होगा तो इस तरीके से हम लोग फ्लोरीन नहीं जोड़ सकते हैं। फ्लोरीन ऐड करने के लिए हम लोग को फ्लोरोबोरिक एसिड का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, फ्लोरोबोरिक एसिड का यूज करना पड़ता है, मतलब HbF4 देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, इधर हम लिख दे रहे हैं HbF4, HbF4, फ्लोरो हाइड्रोजन फ्लोरोबोरिक एसिड भी कह सकते हैं या फ्लोरोबोरिक एसिड कह सकते हैं। और इसके प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, वही भाई क्या जुड़ जाएगा हम लोग का, फ्लोरीन जुड़ेगा, साथ में क्या मिलेगा, BF3 मिलेगा, और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है। क्या मिलता है हम लोग को, BF3, ठीक है ना, BF3, क्योंकि यहां BF4 था, और कौन निकल के जाता है, नाइट्रोजन गैस निकलता है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अच्छा, इस जगह जो क्लोरीन था और यहाँ हाइड्रोजन है तो कह सकते हैं सर HCl का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आप दिमाग में रखिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरीन जोड़ना है तो Cu2Cl2 लीजिएगा, अगर ब्रोमीन जोड़ना है तो Cu2Br2 लीजिएगा, अगर आयोडीन जोड़ना है तो Ki लीजिएगा, और अगर फ्लोरीन जोड़ना है तो HbF4 जोड़िएगा, लीजिएगा। इस तरीके से सैंडमेयर से आप क्या बना सकते हैं, हेलोएरिन, जैसे फ्लोरोएरिन या फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और क्या है ये, आयोडोबेंजीन। इस तरीके से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। कौन सा रिएक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ध्यान देने वाली बात यह है कि दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न कि न्यूक्लियोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है, सर जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है न्यूक्लियोफाइल वहां जाता है। जैसे आपको एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना था, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना आपको हेलोबेंजीन में या फिर हेलोएरिन में। तो सबसे पहले हम लोग देखने चलते हैं कि हेलोएरिन या हेलोबेंजीन कौन सा डायरेक्टिव है, और या कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर, या पारा पोजीशन पर। उसके लिए हम लोग को रेजोनेंस थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। देखिएगा, मान लीजिए ये आपके पास एक हेलोबेंजीन है X, इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, तो ये बॉन्ड पेयर जो पाई इलेक्ट्रॉन था इस जगह पर डीलोकेलाइज होता है, और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बन करके आता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा। सर इस पर माइनस हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन 2 पेयर इसके पास बचे हैं, प्लस आ गया इस पर, और बाकी ये दोनों बॉन्ड जहां थे वहीं रहेंगे। अगले स्टेप में क्या होता है, जब ये यहां पहुंचता है तो ये इस जगह आता है,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर थोड़ा सा लास्ट में हम लोग गौर डालेंगे। देखिएगा यहाँ पे आया माइनस, यहाँ हो गया बॉन्ड, यहाँ हो गया बॉन्ड, ये बना हमारा X, 2 लोन पेयर है और इस पर है प्लस। नेक्स्ट स्टेप में जब ये यहाँ शिफ्ट होता है तो ये इस जगह शिफ्ट होता है और हमारा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म जो भी आप पढ़े होंगे इस तरीके से आ जाता है ना। चलिए ये प्लस इनके पास आ गया हाइड्रोजन के पास। नेक्स्ट स्टेप में जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये फिर से वहीं चला जाएगा और फिर से यही वाला स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सर ये दोनों तो ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों मेटा पोजीशन है और ये पारा पोजीशन है। अब सब में देखिए ऑर्थो पोजीशन पर माइनस आ रहा है रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, मेटा पर माइनस नहीं कहीं दिख रहा है। ये मेटा पोजीशन किसी भी स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पर माइनस नहीं दिखाई दे रहा है। ऑर्थो पर दिखा, पारा पर दिखा और ऑर्थो पर दिखा। इसका मतलब ये बात तय है कि इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा या इलेक्ट्रोफाइल का जब भी अटैक होगा तो या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक होगा या फिर किस पर होगा, पारा पोजीशन पर अटैक होगा। किस पर, या तो सर ऑर्थो पर या पारा पर। मेटा डायरेक्टिंग कभी भी नहीं है। हमारा जो हेलो एरीन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण मेटा डायरेक्टिव नहीं है। ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाता है हैलोजन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हमारा जो कोई भी स्ट्रक्चर है उसको ये डिस्टेबलाइज करता है, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। और आप पढ़े होंगे कि सर जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जितना ज्यादा रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उतना ज्यादा हमारा कोई भी कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण आप याद रखिएगा कि जो हेलोबेंजीन है वो कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिव है, मेटा डायरेक्टिव नहीं है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको टोटल 4 तरह के रिएक्शंस पढ़ने हैं। एक आप लोग को पढ़ना है हैलोजिनेशन, दूसरा पढ़ना है नाइट्रेशन, तीसरा पढ़ना है सल्फोनेशन और चौथा पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट, जो फिर से नेमिंग वाला रिएक्शन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए हम चारों रिएक्शन को देखने चल रहे हैं। ये है हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन के, जिसमें हमने एक पार्ट में लेफ्ट साइड में दिखाया हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और दूसरे साइड में दिखाया फ्रीडल क्राफ्ट। राइट, आप चाहे तो एक में भी दिखा सकते थे। हैलोजिनेशन ये देखिए ये वाला है, यहां देखिए हमारा ये नाइट्रेशन है और ये देखिए ये हमारा सल्फोनेशन है। क्या ये सल्फोनेशन, और ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शंस आते हैं। तो हैलोजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजील क्लोराइड कहिए या क्लोरोबेंजीन कहिए, एरिल क्लोराइड कहिए, क्लोरो एरिन कहिए, जो भी कहना है आप। वैसे हम लोग क्लोरोबेंजीन ज्यादा बेटर लगता है। तो क्लोरोबेंजीन का जब ट्रीटमेंट हम लोग क्लोरीन के साथ कराते हैं, एनहाइड्रस, ठीक है ना, जिसको अनार्द्र कहते हैं, सूखा हुआ होना चाहिए। एनहाइड्रस FeCl3 ले लीजिए या फिर AlCl3 भी ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, आप अभी देख गए हम लोग कि भाई ये जो है क्लोरीन वो कौन सा, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिव है। तो यहां पर पैरा पर क्लोरीन जुड़ेगा या फिर ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ेगा। दिस इज हैलोजिनेशन। उसके बाद इसका नाम क्या होगा, अगर नाम लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। आप लोग नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप लोग नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देंगे और इनके साथ ट्रीटमेंट कराएंगे, तो नाइट्रिक एसिड से याद कीजिए नाइट्रेशन। तो ये दूसरा वाला हमारा नाइट्रेशन है, जिसमें या तो पारा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा या ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन से कोई मतलब इनको नहीं है। तो क्या नाम होगा, 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, और इसका क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। अगर आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर के हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, पारा पोजीशन पर SO3 सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा SO3H, या ऑर्थो पोजीशन पर। तो नाम क्या होगा इसका, ये मेरा पावरफुल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका क्या हो जाएगा 1 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और फ्रीडल क्राफ्ट में हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, CH3Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं। हम लोग का CH3Cl छूटा हुआ है इसमें, याद रखिएगा। हाँ, CH3Cl के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं। तो CH3Cl में से क्लोरीन निकल करके जाएगा, मतलब CH3 वाला पार्ट को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, CH3 वाले पार्ट को जोड़ना है। तो कहां पर CH3 जुड़ेगा, या तो पारा पर या फिर ऑर्थो पर। तो पारा पर देखिए और ऑर्थो पर। नाम आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 सेम वे में, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, और इसका क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। और जब आप एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ सर, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्लोरीन निकल जाएगा और ये वाला पोर्शन जुड़ेगा कार्बन का यहां से। तो या तो
पारा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर। इसका नाम क्या है, ये हमारा पावरफुल हो जाएगा तो 1 क्लोरो एसीटोफेनॉन कह सकते हैं, और इसको क्या कहेंगे 4 क्लोरो एसीटोफेनॉन। इन सब रिएक्शन में जो दो प्रोडक्ट बने हैं, पारा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट है, पारा वाला क्या है हमारा मेजर प्रोडक्ट। आप कहेंगे ये सर आपका मेजर है और ये हम लोग का क्या होता है माइनर होता है। याद रखिएगा इसको, ये हमारा क्या है मेजर और ये क्या है माइनर। ये क्या है मेजर और ये माइनर, मेजर माइनर। देखिए यहाँ पे ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ज्यादा बनता है ये, और ये क्या बनेगा माइनर प्रोडक्ट। ये क्या होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट, और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यही हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी में इसका पढ़ना था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए हैं। मन लगा करके इस पर काम कीजिए और सारे रिएक्शंस को दिमाग में रखिए। फिर से करें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उधर वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, फिंकलस्टेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस हम लोग देखे थे, वो सब रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। जो नाम वाले रिएक्शंस हैं हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा कर पढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।